यह कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली के एक रईस इलाके में नंदन का संपन्न परिवार रहता था। नंदन अपने परिवार का मुखिया था। सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। घर के अंदर या बाहर उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत नहीं थी। यूं तो उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा और बेटी थे। लेकिन जब से नंदन ने अपने बड़े बेटे की शादी की है, मानो उसका हंसता खेलता परिवार बिखर कर रह गया। उसके बेटे की पत्नी का नाम कामिनी था। वह स्वभाव से बहुत तेज तर्रार थी। वह परिवार के किसी भी सदस्य को देखकर खुश नहीं रहती थी। उसकी सास ने जोड़ों के दर्द के कारण बिस्तर पकड़ रखा था। वह बिस्तर से हिलडुल भी नहीं सकती थी। इससे कामिनी का पूरे घर पर राज हो गया। वह बात बात पर अपनी सास को ताना मारती रहती थी। वहीं उसे अपनी ननद रमा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब से रमा की मां ने बिस्तर पकड़ा था, तब से सारे घर की जिम्मेदारी रमा पर थी। वह घर का सारा काम किया करती थी। इस पर भी कामिनी उसमें हमेशा दोष निकाला करती थी। वह उससे अपना पीछा छुटाने के लिए किसी भी तरह उसकी शादी कराना चाहती थी। रमा के माता पिता को रमा की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन कामिनी को रमा की शादी की बहुत जल्दी थी। उसे पूरे घर पर एक छत्र राज्य करना था। कामिनी ने अपने नजदीक के रिश्ते में रमा की शादी की बात चलाई। लड़के वाले रमा को बिना देखे शादी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे एक संपन्न परिवार से अपने लड़के की शादी करने जा रहे थे। इस पर नंदन को उन पर कुछ शक हुआ, लेकिन कामिनी ने बात संभालते हुए रमा और किशोर का रिश्ता पक्का हो गया। एक ओर रमा मन ही मन बहुत खुश थी, तो दूसरी ओर उसे अपने माँ बाप भाई से बिछड़ने का दुख था। इधर किशोर इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसकी अपने माता पिता के आगे एक भी न चली। आखिर रमा की शादी का दिन भी आ गया। पूरा घर मेहमानों की चहल पहल से गूंज रहा था। कोई अपने काम में व्यस्त था, कोई अपने हंसी ठहाकों से सबको हंसा रहा था। इन सबके बीच रमा कुछ उदास थी, क्योंकि जब से उसका रिश्ता किशोर से पक्का हुआ है, उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। उसे रोज एक दुल्हन के जोड़े में पूरी तरह सजी संवरी एक छाया दिखाई देती थी। वह हमेशा इसे अपना भ्रम मानती थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर डरती भी बहुत थी। आज फिर उसे वही वेश में सजा धजा चेहरा रोते हुए दिखाई दिया। इस कारण उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है, लेकिन उसे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा था। वह हमेशा यही सोचकर मन बहला लेती कि उसके माता पिता, भाई भाभी जो भी उसके लिए करेंगे, अच्छा ही करेंगे। रमा को उदास देखकर उसके भाई नयन से रहा नहीं गया। नयन से रमा की उदासी देखी नहीं जा रही थी। वह उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए बेचैन उठा। उसने उसकी उदासी दूर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह अपने प्रयत्न में असफल रहा। उसका मानना था कि आखिर रमा का इस घर में आखिरी दिन है, क्यों न वह इस घर से हंसी खुशी विदा हो। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब रमा की विदाई का समय था। एक संपन्न परिवार से होने के नाते नंदन ने अपनी बेटी को विदा करते समय किशोर को फ्लैट, कार, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी के साथ साथ 50 लाख रुपए नकद दिए। रमा के गहनों की तो कोई गिनती नहीं कर सकता था। और तो और नंदन ने बारात में आए सभी रिश्तेदारों को कीमती उपहार और कपड़े देकर बारात को हंसी खुशी विदा किया। आज ससुराल में रमा का गृह प्रवेश था। रमा को उसकी ननद सुरभि ने दरवाजे पर ही रोक लिया। सुरभि ने नेक के रूप में अपने भाई भाभी से कहा, मुझे तो पूरे 10,000 रुपए चाहिए, नहीं तो आज पूरे दिन बाहर रहो। किशोर इस शादी से पहले से ही उखड़ा हुआ था। उसने सुरभि को गुस्से से देखा और उसे एक ओर हटाते हुए अपने कमरे में चला गया। सुरभि के साथ किशोर का ऐसा बर्ताव रमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रमा ने आशीर्वाद के रूप में मिले रुपए सहर्ष सुरभि को दे दिए। एक नई नवीली दुल्हन के सारे रीति रिवाजों को पूरा करके रमा भी अपने कमरे में चली गई। जैसे ही रमा ने कमरे में प्रवेश किया, किशोर अपने कमरे से बाहर जाने लगा। रमा ने किशोर को रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका। रमा दुखी मन से सो गई। किशोर कब आया उसे कुछ पता ही नहीं चला। एकाएक रात के 1 बजे रमा की नींद खुली। उसे बहुत प्यास लग रही थी। वह पानी लेने के लिए रसोई में गई। जैसे ही उसने पीने के लिए गिलास उठाया, वह अपने आप हवा में झूलने लगा। कुछ देर में
गिलास के साथ साथ रसोई के सारे बर्तन हवा में उड़ते हुए आपस में टकराने लगे। वह डर से तुरंत अपने कमरे में जाकर लेट गई। डर के मारे सारी रात उसे नींद। सुबह उसने सबसे पहले घर की साफ सफाई की, सबके लिए नाश्ता तैयार किया। जब सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो रमा ने रात वाली घटना का जिक्र किया। सभी ने उसकी बात सुनी पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने इसे रमा के मन का वहम बताया और सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग गए। घर वालों के ऐसे बर्ताव से रमा को ऐसे लगा जैसे वे उससे कुछ छुपा रहे हैं। अक्सर रमा के सास ससुर उससे बहुत कम बात करते थे। वह रमा को भी अन्य किसी से बात नहीं करने देते थे। दोनों उसके सामने पास पड़ोसियों की जी भर कर बुराई किया करते थे, जिससे वह अपने पास पड़ोसियों से बात न कर सके। किशोर तो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। ऐसे में रमा को उनका बर्ताव बहुत अजीब लगता था। कहने को तो रमा सुंदरता की मूरत थी। उसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रहे। वह जितनी सुंदर थी उतनी गुणवान थी। वह हर काम में निपुण थी। वह पढ़ी लिखी एक आधुनिक लड़की थी। आधुनिक होने के बावजूद वह सौम्य और शालीन थी। वह अपने इन्हीं गुणों से सबको मोह लेती थी। वह बस नहीं मोह पाई तो अभी तक अपने सास ससुर ननद और पति को। रमा को देर रात तक नींद नहीं आई। रमा के मन में अपने ससुराल की सारी बातें घूम रही थी। वह आधी सोई हुई थी और आधी जागी हुई। एकाएक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना चाहती। आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। मुझे छोड़ दो मुझे। उसने बाहर निकलकर इधर उधर देखा। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ी डर गई थी। उलझन में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वह क्या करे, कहाँ जाए। रमा को रोज रोज वही छाया दिखना, आवाजें सुनाई देना आम बात हो गई थी। इस कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। किशोर को रमा से लाख नफरत हो, लेकिन रमा की हालत पर किशोर के मन में कहीं न कहीं सहानुभूति थी। यही सहानुभूति किशोर को रमा से दूर नहीं जाने देती थी। रमा के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत थी। वह उसे हमेशा घूर घूर कर देखा करती थी। रमा उससे जाकर पूछना चाहती थी कि वह उसे क्यों घूरती है, लेकिन सास ससुर के डर से कभी ऐसा कर नहीं पाई। एक बार उसके पड़ोस में एक शादी थी। पहली बार वह भी शादी में गई। शादी में वह पड़ोस की बूढ़ी औरत भी आई हुई थी। जब सब लोग शादी में व्यस्त थे तो वही बुढ़िया रमा के पास आकर उसका हालचाल पूछने लगी। बातचीत से पता चला कि बूढ़ी औरत का नाम मिसेस मिश्रा था। वह रमा से कहने लगी, बेटी तू उस घर में ठीक तो है ना? तुझे वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे पहले रमा कुछ बोल पाती, सामने से बुढ़िया ने सुरभि को आते हुए देखा। उसे देखकर मिसेस मिश्रा एक ओर हो गई। रमा के दिमाग में उसके शब्द कौंध रहे थे। वह सोच रही थी कि उन्होंने उसे ऐसा क्यों बोला। घर लौटते समय पूरे रास्ते उनकी बातें रमा के दिमाग में चल रही थी। शादी में आने जाने से रमा इतनी थक गई थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अचानक लगभग 3 बजे उसकी आंख खुली। उसने अपनी शादी का लाल जोड़ा पहना। उसने एक नई दुल्हन की तरह अपना साज श्रृंगार किया। लाल जोड़े में सबसे पहले वह अपनी ननद के कमरे में पहुंची। उसने अपनी ननद सुरभि को बिस्तर से नीचे गिरा दिया और उसका गला दबाते हुए कहा, तुझे गहने चाहिए देना? ले ये सारे गहने ले मत, इन सब गहनों को लेकर। शोर सुनकर सब सुरभि के कमरे में आ गए। किशोर ने रमा का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। किशोर ने रमा को जोर से आवाज लगाई, रमा। आवाज सुनकर रमा ने चौंक कर किशोर को देखा और बेहोश हो गई। किशोर ने तुरंत डॉक्टर को घर पर बुला लिया। डॉक्टर ने रमा की जांच कर किशोर से कहा, डरने की कोई बात नहीं, बुखार कुछ ज्यादा है, आप ये दवा दे दीजिएगा, रमा जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह जब रमा सोकर उठी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रात की घटना ने उसे अंदर से मजबूत कर दिया था। उसे अब किसी का डर नहीं था। बिना किसी की परवाह किए सब कुछ जानने के लिए वह पड़ोस की मिसेस मिश्रा के पास पहुंच गई। मिसेस मिश्रा उसे बताते हुए कहती है कि किशोर की पहले भी एक शादी हुई थी। किशोर ने यह शादी अपने माँ बाप से बिना पूछे अपनी मर्जी से की थी। किशोर की जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम अंजलि था। उसके माता पिता नहीं थे, केवल उसके एक दादाजी थे। दादाजी ने अपना आशीर्वाद देकर अपनी पोती को किशोर के हवाले कर दिया। इस तरह शादी करना किशोर के माता पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दहेज की आड़ में पैसे कमाने का उनका सपना टूट गया था। एक दिन जब किशोर
काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा, तब तेरे सास ससुर और ननद ने मिलकर उस बेचारी को जिंदा जलाकर मार डाला। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे इन्होंने पुलिस से बचने के लिए बड़ी आसानी से एक दुर्घटना का रूप दे दिया। इसके बाद से किशोर न हंसता है न किसी से बोलता है, बस अपने में खोया रहता है। उस बेचारे की तो जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई। यह सुन रमा को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया। उसने अपने ससुराल वालों को सजा दिलाने की ठान ली। उसने एक एक करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। इन सबूतों के आधार पर उसने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। पुलिस के डर से तीनों टूट गए और अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए। यह सब सुनकर किशोर का गला रुंध गया और वो रमा के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। यह उसका आखिरी रोना था। अब उसके जीवन से काली घटा छट चुकी थी। जीवन की एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी। वहीं रमा को वह दुल्हन का साया फिर कभी दिखाई नहीं दिया। रमा और किशोर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शायद गुनहगारों को सजा दिलवाने के बाद अंजलि की आत्मा को भी शांति मिल गई थी। लेकिन अंजलि की तरह आज भी न जाने कितनी ही स्त्रियां दहेज प्रथा की आग में जल रही हैं।